Good morning. Morning, Morning, sir. Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, ये sir. मॉर्निंग ये मियाँ नसरुद्दीन हम लोग Good पढ़ रहे morning, थे और sir. आप आप लोगों का ये आग्रह था कि इसे पक्तिशः पढ़ाया जाए, Yes, sir. तो आज वैसे ही पढ़ा जाए। ये लिखी हुई बातें जो हैं इसमें ये समझ में आ रही हैं। बोर्ड पर जो हेडिंग है, No, sir. साफ नहीं दिख रहा। अच्छा, मैं फिर से लिख देता हूँ। मियाँ नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती। देखेंगे मियाँ नसीरुद्दीन इसमें खानदानी पेशे के महत्व को बताया गया है। इसमें कुछ शब्दार्थ भी लिखाए गए थे और इसमें आप लोगों को बताया गया था कि इसमें आप लोगों को बताया गया था खानदानी पेशे को करने वाले व्यक्ति अपने रोजगार में महारत हासिल कर लेते हैं और एक लंबे अरसे तक इसे करने के बाद व्यक्ति तज्ञ होता जाता है, ट्रेंड होता जाता है। इस पाठ में दो मुख्य बातें बताई गई हैं कि खानदानी पेशे को करने वाला व्यक्ति उस पेशे में महारत हासिल कर लेता है और साथ ही तालीम के लिए किसी संस्थागत पाठशाले की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अमली ज्ञान संबंधित कार्य में ही उसे प्राप्त हो जाता है।
इसमें आया होगा तालीम की तालीम से आप क्या समझते हैं। तो तालीम शब्द का अर्थ है शिक्षा, ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है, और उसकी तालीम का मतलब उसका प्रायोगिक अनुभव, अमलीय ज्ञान। तो आइए ये जो पुस्तक है थोड़ा सा वाचन करते हुए हम लोग एक एक पंक्ति पढ़ेंगे। शुरुआत में लिखा होगा, एक दो पंक्तियां आप देखेंगे। आधुनिक हिंदी में नई पीढ़ी की सुविख्यात कथा लेखिका कृष्णा सोबती के हम हस्मत गद्य संग्रह से संकलित मियां नसीरुद्दीन एक बड़ा सजीव और मनोरंजक रेखा चित्र है। रेखा चित्र का मतलब क्या है? जिस तरह से रेखाओं के माध्यम से कोई चित्रकार चित्र बनाता है, ठीक उसी तरह से साहित्यकार शब्दों के माध्यम से शब्द चित्र तैयार करता है, शब्दों से ऐसा वर्णन करता है कि वह दृश्य हमारे सामने जीवंत हो उठता है। उसे ही हम शब्द चित्र या रेखा चित्र कहते हैं। इसमें लेखिका ने पुरानी पीढ़ी के बूढ़े नानबाई मियां नसीरुद्दीन की स्वभावगत खूबियों को बड़ी रोचकता से और साफ साफ उभारा है। तो यहाँ मियां नसीरुद्दीन का जो स्वभाव है, उनका नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, और साथ ही जो काम वो करते हैं उसमें उनकी तज्ञता क्या है, ये बताया गया है। देखेंगे, साहबों उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। देखें, ये लेखिका, इसमें लिखा गया है कृष्णा सोबती को, आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर। तो कृष्णा सोबती कहती हैं कि यदि अपन मतलब अपने लिए है, मैं इस मतलब है, या हम लोग, वी, यदि उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते, वो स्थान जहां ये नसीरुद्दीन का अपना जो है वो भट्टी है जिसमें वो आग जलाते हैं और उसकी आंच पर जो है वो विविध प्रकार की रोटियां बनाते हैं अपने शागिर्दों के साथ। तो कहते हैं कि यदि ये मटिया महल की उस तरफ से जिधर ये नसीरुद्दीन रहते हैं, अपनी रोटियां पकाते हैं, यदि उधर से गुजर नहीं पाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके। देखिए, दो तीन शब्दावली यहाँ है, राजनीति, साहित्य और कला। राजनीति, साहित्य और कला। ये तीन बातें इसमें मुख्य रूप से आई हुई हैं, इसे आप देख सकते हैं। लेखिका कृष्णा सोबती कहती हैं कि यदि मियां नसीरुद्दीन की गली से नहीं गुजरते तो ये राजनीति, साहित्य और कला के धूम धड़ाके में
मतलब ये है कि आज लंबे समय से जो चर्चा है, उस चर्चा में सबसे ज्यादा यदि चर्चा होती है और यदि कोई हाईलाइटेड होता है तो राजनीतिक क्षेत्र में जिनकी बहुत जान पहचान होती है, जो बहुत फेमस लोग होते हैं, उनकी चर्चा होती है, या फिर साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकारों की होती है, या फिर कला के क्षेत्र में कलाकारों की होती है। तो इसी क्षेत्र के हाईलाइटेड व्यक्तियों के बीच हम सब उलझ करके रह जाते हैं। अब भला रोटी पकाने वाले के बारे में कौन विचार करता? यानी कृष्णा सोबती ने ये बताया है कि हमारे देश में कला, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े पुरोधा हैं और वो हाईलाइटेड भी हैं, वो प्रसिद्धि मिली है उनको, जिनके विषय में चर्चाएं हुआ करती हैं प्राय। किंतु इन क्षेत्रों के अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें एक से एक कलाकार हैं, एक से एक धुरंधर हैं, जिनके कला को लोकमानस के सामने ला करके, लोगों के सामने ला करके और उसे उजागर करने की आवश्यकता है और लोगों को बताने की आवश्यकता है। तो वही कह रही हैं कि उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके में नान भाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे पहचान पाते और उनसे उनकी मसीहाई अंदाज का लुत्फ भी नहीं उठा पाते। लुत्फ का मतलब आनंद नहीं उठा पाते। अनुराग, हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। ये जामा मस्जिद के आसपास का परिदृश्य है। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख छिटके। आटे का ढेर सारा आटा था और पटापट रोटियां पलट रही थी, तो उसे देख करके ठिठक गए। ठिठक जाने का मतलब चलते चलते अचानक रुक जाना। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नान भाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। वो खानदानी नान भाई थे। नान भाई का मतलब रोटी पकाने और बेचने का धंधा करने वाला व्यक्ति। नान भाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। लोगों ने बताया कि जो मियां नसीरुद्दीन है वो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए फेमस हैं। ऐसा प्रचार है लोगों में कि वे 56 तरह की रोटियां बना सकते हैं। आगे तो यहीं पर एक प्रश्न बन जाएगा, बीच से भी आप प्रश्न अभी से बना सकते हैं कि मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं? 56 प्रकार की। क्या वास्तव में इस पाठ में 56 प्रकार की रोटियों का जिक्र आया है, नामोल्लेख हुआ है? नहीं, कुछ ही रोटियों की चर्चा हुई है, लेकिन लोकमानस में ऐसी बातें हैं कि मियां नसीरुद्दीन
56 प्रकार की रोटियां बनाने में तज्ञ हैं। आगे हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, ये उनका वही आवरण था। एक तरह से उनका रेखा चित्र था। हमने जो झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, कई सारे मौसम की सर्दी गर्मी और बरसात झेलते हुए पका हुआ चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन, आंखों में काइयां भोलापन था। काइयां भोलापन का मतलब वास्तव में वो भोले थे नहीं, लेकिन भोला होने का वो अभिनय करते थे। इसे कहते हैं काइयां। काइयां मतलब चालाक, अंदर से चालाक होना। और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। पेशानी कहते हैं इस माथे को, ये मस्तक। ललाट देख करके भी यह अंदाजा लग जाता है कि यह व्यक्ति अपने पेशे में माहिर है कि नहीं है, वो देखने से पता चल जाता है। नौसिखिए के ललाट पर वो आत्मविश्वास नहीं होता है जो एक मजे हुए पेशेवर के ललाट पर होता है। मजे हुए का मतलब ट्रेंड। आगे हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नजर उठाई। फरमाइए। जब उनकी दुकान के आसपास ये लेखिका, हमें का मतलब यहाँ लेखिका है, उन्होंने समझा कोई ग्राहक होंगे तो उन्होंने कहा फरमाइए, मतलब बताइए, इसलिए आना हुआ। झिझक से कहा, झिझक का मतलब थोड़ा सा हेजिटेशन। झिझक से कहा आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। अभी आगे कुछ कहना ही चाह रही थी, तब तक डॉट डॉट कर दिया गया है। बीच में ही बात इनकी कट गई। मियाँ नसीरुद्दीन बोल पड़े। लेखिका ने क्या कहा? आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, यदि आपके पास वक्त हो तो। इतना ही कहा। तब तक मियाँ नसीरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाया और बोला, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए कि आपको पूछना क्या है। अब पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाने का मतलब क्या है? माने बड़ा वजन लेकर के कि हम वक्त निकाल लेंगे। जैसे कोई 5000 सैनिकों का अधिकारी हो और जितनी रुतबा में बोलता है उतनी रुतबा ये लेकर के बोले कि वक्त निकाल लेंगे, पर यह तो बताइए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा। घूर कर देखने का मतलब ध्यान से देखना, जैसे किसी चीज को पहचानना, जानना, ताड़ना, पढ़ने का प्रयास करना कि आखिर ये क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। अखबार नवीस का मतलब पत्रकार। कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। असल में जो पत्रकार होते हैं वही ज़्यादातर प्रश्न पूछने के लिए आते हैं, कुछ पूछताछ करते हैं और अखबार में वो निकालना होता है।
कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, या तो खोजियों की खुराफात है, ढूंढते रहते हैं। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। निठल्ला उसे कहते हैं जिसके पास कोई कामकाज नहीं होता है। यहाँ भी एक प्रश्न बनेगा कि मियां नसीरुद्दीन के विचार, ये पत्रकारों के विषय में या अखबार नवीसों के विषय में मियां नसीरुद्दीन के क्या विचार थे। तो मियां नसीरुद्दीन अखबार वालों को और अखबार पढ़ने वालों को दोनों को ही ये निठल्ला मानते थे। ये मानते थे कि इनके जी में कोई दूसरा काम होता ही नहीं है, बेकार मानते थे। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। यदि कामकाजी आदमी हो जो अपना काम कर रहा है, ना तो अखबार पढ़ने से मतलब है और न ही अखबारी खोज से मतलब है, ऐसा मियां नसीरुद्दीन का मानना था। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। लेखिका से कहा मियां नसीरुद्दीन ने। तो लेखिका जो है कृष्णा सोबती, वो कहती हैं कि पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने की इल्म आपने कहाँ से हासिल की। किस्म किस्म की रोटी पकाने की इल्म, इल्म का मतलब तरीका, मेथड। ये तरह तरह की जो आप रोटियां बनाते हैं, ये कहाँ से सीखा आपने। मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, यानी प्रश्नवाचक दृष्टि उनके ऊपर डाली। आंख उनके तरफ कर दिए और फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब। साउंड में कोई डिस्टरबेंस नहीं ना है विद्यार्थी। No, sir. No, sir. चलें आगे देखें। पूछना ये था कि किस्म किस्म की रोटियां बनाने की कला आपने कहाँ से सीखी। मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब। पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा, अर्थात कहीं और जाएगा नहीं। यानी रोटियों को पकाने की कला सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर ये बड़ा अफसोस का विषय है कि आज देखिए, इसके लिए वो रोटियां बनाने की कला सिखाई और पढ़ाई जा रही है। होटल मैनेजमेंट में बहुत सारी मिठाइयाँ, रोटियां, खाने इत्यादि वो शिक्षा उसमें दी जा रही है। जो चीज़ हम खानदानी पेशे के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बनाने और खाने की कला वो हम अपने घर परिवार में ही सीख लेते थे, उसके लिए बहुत सारे पैसे हमको देने पड़ रहे हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। उसके बाद भी वो तज्ञता नहीं आ पा रही है जो खानदानी पेशेवरों में हुआ करती थी। तो एक तरफ हमने चीज़ों को छोड़ा और उसी कला को सीखने के लिए पुनः जो है कहीं जा कर के हम संस्थागत विद्यार्थी के रूप में वहाँ एडमिट होते हैं और सीखते हैं। ये कला के क्षेत्र में ह्रास ही है। क्या कहा, कहीं और जाएगा नहीं। क्या नगीना साज के पास
अंगूठी में वो पत्थर होता है, अंगूठी में देखा होगा आप लोगों ने, रिंग में नग लगाने का जो काम करते हैं उन्हें नगीना साज कहा जाता है। क्या आईना साज के पास दर्पण इत्यादि का जो काम करते हैं, दर्पण बनाते हैं? क्या मीना साज के पास जो मीनाकरी का काम करते हैं, तो सोने चांदी का कलर चढ़ाते हैं? क्या रफूगर के पास, रफूगर कहा जाता है जो फटे हुए कपड़े को वो धागे से फिर ज्वाइंट कर देते हैं, वो रफूगर होते हैं। और फिर आगे है, क्या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? तेली प्राचीन समय में एक तिल अनाज होता है, तिल, काली तिल आप लोगों ने देखा होगा। खिचड़ी के दिन जो है वो मकर संक्रांति होती है, वहाँ तिल की तिलौड़ी इत्यादि बनती है। इससे वो लोग तेल निकालने का काम करते थे। बाद में धीरे धीरे और भी तेल प्राप्त करने वाले जितने अनाज थे, आदिम अवस्था में जंगलों से इस सीड को इकट्ठा करना और फिर तेल निकालने का काम, बाद में जब खेती होने लगी तो फिर अस्थाई व्यवसाय के रूप में हो गया। अब आज तो हर धंधे में संक्रमण हो गया है, एक धंधे में दूसरे, माने जिसको जैसी रुचि है वो रुचि के अनुसार किसी भी धंधे में जा सकता है। तो मुख्य रूप से तेल निकालने का धंधा करने वाला जो व्यक्ति है, यहाँ जाति से मतलब नहीं है, यहाँ कर्म से ही मतलब है। यानी जो तेल निकालने का काम, अब आज तो मान लीजिए कि तेल निकालने का काम, जैसे सलोनी एक तेल आता है वो कारखाने में गया, तो आज तेल निकालने का तरीका भी दूसरा हो गया है। तो नानबाई रोटी, इनके कहने का मतलब कि नानबाई जो रोटी बनाने की कला है वो सीखने के लिए सलोनी कारखाने में या किसी तेल निकालने वाले के धंधे में जो है उसके यहाँ तो जाएगा नहीं। और तंबोली होता है, जैसे तांबुल का नाम आपने सुना होगा, जैसे कसैली सुपारी का नाम सुना है आपने, कच्ची स्थिति में होती है तो तांबुल कहलाती। वो तांबुल पान इत्यादि, ये पान हो सुपारी हो, इसके धंधे में जो लोग हैं, तो एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन्होंने कई सारे प्रश्न खड़े कर दिए, ठीक ना। प्रश्नीकरण के माध्यम से इन्होंने उत्तर दिया। पूछा क्या गया था कि तरह तरह की रोटियां बनाने की इल्म आपने कहाँ से सीखा? तो उत्तर देने के बजाय प्रश्न ही करना शुरू किया। क्या नगीना साज के पास जाएगा, क्या आईना साज के पास जाएगा, मीना साज के पास जाएगा, रफूगर के पास, या एक रंगरेज है? ये अंग्रेज नहीं है, ये रंगरेज है। जो कपड़ा रंगने का धंधा करते थे लोग, वो रंगरेज कहलाते थे पुराने जमाने में। कपड़ा रंगने का एक धंधा ही करने वाली एक समुदाय था जिसे रंगरेज के नाम से जाना गया। अब तो रंगने का काम, प्रिंटिंग का काम जो है वो मशीनों के माध्यम से कारखाने में चला गया, इसलिए ये रंगरेज जैसी अब कोई बात नहीं रही। ये शब्द पहले के बने हुए हैं, जब कपड़े की रंगाई हाथों से प्राकृतिक तरीके से लोग करते थे अपने हस्तकला के माध्यम से। और आप देखेंगे कि एक रोटी बनाने की कला वाले चैप्टर में, इस पाठ में कई सारे हस्तशिल्पियों के नाम आ गए हैं, कई सारे हस्तशिल्प का इसमें नाम आ गया है। नगीना साज, आईना साज, रफूगर, रंगरेज, मीना साज, तेली, तंबोली, ये सभी हस्तकला से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं इस पाठ का एक स्वर ये भी है कि हस्तकला का संरक्षण होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए, ये स्वर भी इसमें मुखरित हुआ है। आगे क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा,
हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा उसे अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा, अपने पिताजी से सीखा और उनको उस्ताद कहा है। उस्ताद का मतलब गुरु। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप लोग? बोलिए स्वाति, कुछ पूछना है आपको? हाँ सर। सर कहाँ तक पढ़ा दिए हैं? मेरा नेटवर्क एकदम नहीं काम कर रहा था, तो अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं। आप मियां नसीरुद्दीन जहाँ लिखा हुआ है उसके दूसरे पेज पर जाइए, जहाँ मियां एक मिनट देख। नसीरुद्दीन चित्र के साथ दिख रहे हैं अपनी भट्टी पर। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ देखा। हाँ सर, आगे। देखें हाँ सर, मिल गया। तो इसी पैराग्राफ की बातें हो रही थी, पढ़ते पढ़ते कुछ व्याख्या भी हो रही थी। तो इसमें तमाम देश के हस्तशिल्पियों की चर्चा हुई है। और फिर वो बता रहे हैं जहाँ तक हुनर की बात है कि ये जो भी मैंने हुनर सीखे हैं वो अपने पिता से सीखे। ऋषिकेश, आप यूनिफॉर्म में बैठा कीजिए। तो इन्होंने कहा कि अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा। ये बता रहे हैं कि मैंने ये कला अपने पिता से सीखी। और वहां देखिए वालिद उस्ताद कहा है, उस्ताद का मतलब गुरु होता है, यानी पिता तो हैं ही, उनसे कला जो सीखी एक शिष्य के रूप में सीखा, उन्होंने गुरु के रूप में सिखाया और इसके लिए कहीं विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं हुई। बहुत ये पीछे जाएंगे तो बहुत सारी जो कला थी, ठीक है, विद्यालय हुआ करते थे, विद्यालय के स्वरूप में बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेकिन विद्यालयों में इतने भी सारे विषय आ गए, हमारी समाज व्यवस्था कुछ छिन्न भिन्न हम लोगों ने किया और करने के बाद जो है उसी चीज को सीखने के लिए फिर हर जगह जो है वो विद्यालय में उन सारी चीजों को। अब एक बड़ा हमको आश्चर्य हुआ, एक दिन मैंने सुना कि अब आदर्श बहू होने का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब आदर्श बहू कैसे बने इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कई मायने में तो ये लगता है कि ये आवश्यक हो गया है, लेकिन कई मायने में शर्मनाक विषय भी है कि एक बहू की जो अच्छी खूबियाँ होती थी वो हम अपने घरों में ही सिखा लेते थे। अब एक अच्छे बहू का ट्रेनिंग देने के लिए हमें किसी पाठशाला में भेजना पड़े, तो ये अपने आप में शर्म का विषय है। ये ह्रास हुआ है हमारा। जो काम आसानी से हो सकता है इसके बजाय जो हर चीज हम किसी संस्थाओं पर टालते जाएं, संस्थाओं पर टालते जाएं कि सब कुछ। अब कुछ दिनों के बाद विद्यार्थियों को अनुशासन सिखाने वाली जो है वो एक पाठशाला अलग से खोलें कि उसमें अनुशासन सिखाया जाए। परिवार अपने आप में एक बहुत बड़ा पाठशाला है। परिवार जो है वो प्राथमिक पाठशाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें विद्यालय जाने से पहले सिखा दी जाती हैं। हमें अपने जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ना है। जो पारिवारिक पाठशाला में अधिकतर चीज़ें हम बच्चों को सिखा लेते थे, बच्चियों को सिखा लेते थे, जो भविष्य में वही बहू बनेंगी, जो जीवन का आदर्श है वहीं से सिखाया जा सकता है। हम सारी चीज़ें अपने से पल्ला झाड़ झाड़ के दूसरों पर थोपते जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो पिता से ही सीखा और वालिद मरहूम
कि उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिया पर। ठिया मतलब स्थान हो गया। पिताजी से सीखा था। पिताजी की जब एक्सपायरी हुई तो वो जिस पैसे को जहाँ बैठ के करते थे उस पैसे में हम भी लग गए। लेखिका ने पूछा, आपके वालिद मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को, क्षण भर के लिए किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। तो दो नाम और आपको याद करने हैं। नसीरुद्दीन के पहले मियाँ बरकत शाही और उनके पिता मियाँ कल्लन, ये नाम आपको याद रखना है। नसीरुद्दीन, बरकत शाही और कल्लन, ये 3 पीढ़ियां हैं। तो बताया उन्होंने कि जो हमारे वालिद थे, पिता थे बरकत शाही, वो भी एक अच्छे बड़े मशहूर नानबाई थे, रोटियां पकाते थे, बेचते थे। और उनके पिताजी यानी हमारे दादाजी वो आला नानबाई मियाँ कल्लन, वो आला नानबाई थे। आला नानबाई का मतलब क्या? कि वो आले दर्जे के नानबाई थे, बहुत बड़े दर्जे के नानबाई थे। आपकी इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? कृष्णा सोबती ने कहा कि आपके पिताजी और आपके दादाजी दोनों लोगों में से किसी की यदि कोई नसीहत, नसीहत मतलब सीख, कुछ याद हो तो बताइए। मतलब ये था, मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा, नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, क्या बताया इन्होंने? काम करने से काम सीखता है आदमी, किसी की नसीहत से वो चीजें नहीं आती। वजह फरमाया है, पर यह तो बताइए ही, बताइए कि जब आपने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा है। आपने, ठीक है, उन्हें तो धन्यवाद दिया ही है आपने, लेकिन ये बताइए कि आपके पिता ने कुछ तो बताया, कुछ तो बताइए। और 2-4-5 मिनट, ये कुछ तो बताया होगा। क्या कहा? नसीरुद्दीन साहब